अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। महंगाई की शरह मजीद 5 साल तक बढ़ती रहेगी और सिंगल डिजिट में रहेगी। IMF ये बड़ा वाजे कह चुका है। IMF की रिपोर्ट में और बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़ासतौर पे आवाम के लिए जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर, बिजली उसकी कीमतों को लेकर, गैस उसके कनेक्शन और कीमतों को लेकर ये गवर्नमेंट ने ये सारे काम करने हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि LNG के घरेलू कनेक्शन पर आयद पाबंदी जो है सितंबर में शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन ये जो LNG गैस मिलेगी ये बहुत महंगी होती है। आमतौर पे लोग जब कहते हैं कि हमारा गैस का बिल बहुत आया, उन बेचारों को या हमारे जैसे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो सुई गैस वाली गैस है या फिर LNG वाली गैस है। ये भी बड़े मामला हैं। इंडस्ट्री मुसलसल ये बात कर रही है कि एक तरफ टैक्सेशन की भरमार थी, दूसरी जानिब अब गवर्नमेंट पावर सेक्टर में कोई रिफॉर्म्स नहीं कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंडस्ट्री की प्रोडक्शन को शदीद धचका लग रहा है। अभी हालिया फॉरवर्ड स्पोर्ट्स की फुटबॉल पूरी दुनिया में देखी हमने, ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि सियालकोट की वो एक ही इंडस्ट्री है जो बार बार पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में अपना शानदार हिस्सा डाल रही है। फुटबॉल हमारी फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेली जा रही है, पूरी दुनिया में यही फुटबॉल बिक रही है। कुछ 4-4.5 करोड़ के करीब फुटबॉल बिकने की एक उन्होंने फिगर रखा है। लेकिन क्या सिर्फ फॉरवर्ड स्पोर्ट्स बेचारी काम करती रहे? बाकी इंडस्ट्री जो सर्जिकल आइटम्स थे, सियालकोट की बाकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री थी, सागा और दीगर इंडस्ट्री थी, वो तकरीबन उनका पट्टा भी बैठता जा रहा है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हम इस तरफ सोचते क्यों नहीं है? एक जामे मरबूत पॉलिसी क्यों नहीं है? सोलर क्यों नहीं है? सोलर के हवाले से हमारे पास जामे पॉलिसी, जबकि अब हम सोलर की जानिब आगे कदम बढ़ा रहे हैं। लिथियम बैटरीज आ रही हैं, घरों को शायद ये ग्रीन मीटर और इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़े और वो एक खुदकार निज़ाम के तहत अपनी बिजली बना ले। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? ये जो इतनी बिजली बना रहे हैं, IPPs को पैसे दे रहे हैं, इसका क्या होगा? दूसरी जानिब रोटी नान की कीमतों में होश रुबा इजाफा हुआ है, 10-10 रुपए नान बाई एसोसिएशन ने कह दिया। तो आटे की कीमतें एक साल के अंदर 20 किलो का थैला 1250 रुपए बढ़ा है। तो आप अंदाजा करें। ऊपर से फ्लोर मिल्स ये कह रही हैं कि आटे की खरीदारी और दीगर मामलात में हमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की जानिब से परेशानी है, हम अपना काम बंद कर रहे हैं, हम आटा नहीं खरीद। कहाँ जाएगा ये आटा? पहले ही किसान ने पिछले साल की सिचुएशन देखते हुए आटे की बिजाई कम की थी, यानी आटा कम बीजा गया था। तो अब वो मामला गंदम, वो मामला भी अब हमारे सामने है और उसको आटे तक पहुंचने का जो अमल है वो भी हम सबके सामने है। पॉलिसीज़ का अदम तसलसल ख़ास तौर पे, और एक बार ये कहा गया कि हम सिंगल डिजिट में ले आएंगे शरह सूद को, वो सिंगल डिजिट में भी नहीं आ पा रही। महंगाई बढ़ती जा रही है, स्टॉक मार्केट भी अब 5-5 हज़ार पॉइंट्स की गिरावट का शिकार है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद हाफिज़ उस्मान राना साहब माहिर मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ अनवर साहब माहिर मौशियात हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। काशिफ अनवर साहब, सर पहले ज़रा ये जो महंगाई के हवाले से IMF कह रहा है और हमने देखा कि काफ़ी कुछ सामने आ रहा है, टैक्सेशन से जुड़ी सारी चीज़ें हैं जी। महंगाई कम नहीं होगी तो ज़ाहिर है चीज़ें, प्रोडक्शन कम होगी, बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी, बाहर से चीज़ें आएंगी, ड्यूटीज़ लगेंगी, टैक्स लगेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। तो अब हम महंगाई को कंट्रोल कैसे करेंगे? शरह सूद बढ़ रही है दोबारा से, महंगाई अपनी जगह पे मौजूद है। IMF कह रहा है 5 साल और महंगाई देखनी पड़ेगी। इस पर हमने बड़ी डिटेल बात करनी है। तो डॉक्टर मोहम्मद हाफिज़ उस्मान भी साथ हैं, काशिफ अनवर साहब भी साथ हैं। काशिफ अनवर साहब, चूँकि आप चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी रहे, बिजनेस कम्युनिटी भी आप ही लोग हैं और फिर गवर्नमेंट के साथ काम भी कर रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से, और जाहिर है आप लोग सबसे ज़्यादा इफेक्टिंग हैं हमारी तरह, आम आवाम की तरह। तो सर ये महंगाई, पहले ज़रा बाद में महंगाई पे करूँगा, चूँकि इसके बाद ज़रा मैं पेट्रोलियम लेवी और वो जो ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी, वो 100 रुपये के करीब ली जा रही है, उस पर एक अलग बात करेंगे। लेकिन IMF भी अब तो कह रहा है कि आपकी महंगाई की शरह नहीं रुकने वाली। तो हम करेंगे क्या? आम आदमी की तो कुव्वत खरीद ही चली जाएगी। देखें, एक आम घर भी जब आपने चलाना होता है और आप एक आम किचन भी चलाते हैं, तो जब आप महंगी चीज खरीदते हैं तो आपका सारा जो किचन है उसका आउट हो जाता है, जितना भी आपने बना रखा होता है महीने का कि भाई मैं इस तरह से इसको मैनेज करूंगा। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री उस तरह से नहीं लगी जिस तरह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी। हमारी आज भी इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकी उस तरह से जिस तरह से हमारी हुकूमत दावे करती है कि हम $50 बिलियन के ऊपर ले जाएंगे। वो तो ना हम बढ़ा सके, लेकिन हम अपनी इंपोर्ट्स को बढ़ाते जा रहे हैं।
और ये भी सितम ज़रीफ़ी है कि इंडस्ट्री के लिए हमें अपने रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है, एनर्जी के लिए हमें फ्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। इस वक़्त क्लाइमेट चेंज से हम सबसे ज़्यादा अफेक्टिंग हैं, फ्लड्स से हम सबसे ज़्यादा अफेक्टिंग हैं, लेकिन हमने पानी को जमा करने का कुछ नहीं सोचा, पानी से बिजली बनाने का आज भी नहीं सोचा। सोलर पे जब गवर्नमेंट ने कहा कि इस वक़्त आप अल्टरनेट की तरफ जाएँ, लोगों ने अपना पैसा लगाया, लोगों ने सोलर पे अपने अपने पैसे से सोलर की अपनी छतों के ऊपर लगाया, लेकिन आज गवर्नमेंट ने कहा कि तुमने ज्यादा सोलर पे लगाया है, हम तुमको टैक्स भी ज्यादा करेंगे और जो रीपे बैक हमने तुमको करना था वो हम उस तरह से नहीं करेंगे। तो इशू वही है जो आपने अपने शुरू के बयानिए में कहा कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज यहां पर नहीं है। जो लोग यहां पर काम कर रहे हैं दे हैव नो अदर ऑप्शन, जिनके पास ऑप्शन थी वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो जो जा सकते थे वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, जो इस वक्त भी हैं वो हमारी पॉलिसीज की वजह से, चाहे वो टैक्स की पॉलिसीज हो, चाहे वो फिस्कल पॉलिसीज हो, वो जिस किस्म की भी पॉलिसी हो, यहाँ पर एक इंडस्ट्री को देखने के लिए कई डिपार्टमेंट्स हैं। ये तो एक चलिए एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन बात यह है कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे तो हमने एक मुआहदा कर लिया, लेकिन हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर मुआहदा नहीं किया। और आज भी हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उस पे हम शायद अब आज भी सोच रहे हैं कि हमने किस तरफ जाना है, तो हमें एक रास्ता अपनाना होगा। और जो मैं बात बार बार कहता हूं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी गलत है या सही है, उसको स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करें, उसको इंडस्ट्री के साथ डिस्कस करें, उसको ट्रेडर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ, चैम्बर्स के साथ, फेडरेशन के साथ डिस्कस करें, इंप्लीमेंट कर दें, बट इंप्लीमेंट इट फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स। अगर एक जो एग्जिस्टिंग आपका इन्वेस्टर है, अगर उसे यही नहीं पता, मैं छोटी सी मिसाल देके अपनी बात को खत्म करूंगा कि जो इस वक्त फिक्स टैक्स की स्कीम आई है ताजरों के लिए, हमें भी डोंट नो कि वो किसी सर्कुलर, किसी एसआरओ या किसी भी नोटिस के तहत अगले 6 महीने के बाद चेंज हो जाए। तो इसी तरह हमारी बाकी पॉलिसीज भी हैं। बजट हमारा साल में एक दफा आता था, अब तो हर दूसरे रोज कोई ना कोई सर्कुलर या एसआरओ आ रहा होता है। तो जब तक हम धागे के एक सिरे को पकड़ के नहीं चलेंगे, तब तक हम पूरा कपड़ा नहीं बुन सकेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही हो गया, बहुत अच्छे। अच्छा, आपने जो फिक्स टैक्स रिजीम की बात की है ना, उस स्कीम की, मैं उस पर आपसे बात करूंगा। 20 करोड़ छोटा ताजिर होता है, मैं ज़रा आपसे पूछूंगा, आप तो खुद बिजनेसमैन हैं, मैं भी सुन के हिल गया। 20 करोड़ छोटा ताजिर, इसीलिए शायद ताजिर अब दोबारा एहतजाज की कॉल भी दे रहे हैं। डॉक्टर उस्मान साहब प्लीज़ ज़रा महंगाई कैसे एलेबरेट करेंगे बतौर इकोनॉमिस्ट इन चीज़ों को? हमारी महंगाई बढ़ रही है, हम शरह सूद बढ़ा रहे थे पहले, जो हमें बताया जाता था कि शरह सूद बढ़ेगी तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था और अब भी ऐसा कुछ नहीं। तो खाली यही एक फार्मूला होता है महंगाई को कंट्रोल करने का? देखें, इस वक्त मसला सिर्फ अगर आप कहें महंगाई का है तो महंगाई का नहीं है। मसला है कि एक तरफ आलमी सतह पर तेल महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ आप देखें हमारे जो वसाइल हैं वो बहुत महदूद हैं। ठीक है, जिस तरह आप भी अगर हम ये कहें कि अब नए हारमूज के बहरान को सिर्फ पेट्रोल की कीमत पे हम बढ़ने के मसाइल के तौर पर देखें खाली, तो वो बेहतर नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए बैक वक्त इस टाइम जो मसाइल हैं वो तवानाई का सबसे पहले मसला है, सप्लाई चेन का बहुत बड़ा मसला है, ज़र मुबादला का मसला है, और महंगाई जिस तरह आपने बात की, फिर सनती पैदावार जिस तरह बात हुई, और मालियाती इस्तेहकाम का जो है एक बहुत बड़ा मसला है। तो अब जिस रास्ते से दुनिया के तेल और गैस की एक बड़ी मिकदार गुजरती हो, जब ये रास्ते बंद या शदीद मुतासिर होता है तो मसला सिर्फ ये नहीं रहता कि खाम तेल महंगा होगा या फिर आपके जो फ्रेट कॉस्ट है वो महंगी हो जाएगी। मसला ये भी होता है कि जहाज़ों से जहाँ से जहाज गुजरते हैं, क्या वो गुजरेंगे भी या नहीं, क्या वहां पे कार्गो वक्त पर पहुंचेगा भी नहीं। तो अभी हमें डिले कॉस्ट और लैंडेड कॉस्ट को भी देखना डॉक्टर होगा, उस्मान जिसकी साहब, वजह से आपने जो महंगाई बात आने वाले कही, वक्तों में। मैं एक चीज़ चाहूँगा इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा प्लीज़। ये हमें ही इतना मसला क्यों है? बांग्लादेश भी इसी रीजन में है, चाइना भी इसी रीजन में है, ओमान और ईरान शेयर कर रहे हैं आबनाए हुर्मस को, वो भी इसी रीजन में है, इंडिया भी इसी रीजन में है, अफगानिस्तान भी इसी, और बुरी कैफियत में हमसे,
वहाँ पर तो जो गवर्नमेंट है वो टेररिज्म के अलावा किसी को कुछ खाने को नहीं दे रही है, उनको परेशानी नहीं है। हमें सप्लाई चेन का मसला है। हमारे पास ज़राअत भी ज़बरदस्त है, आम भी दुनिया में सबसे अच्छा, हमारा केला भी सबसे अच्छा, हमारा गंदम भी हमारे पास, कपास भी हमारे पास, आई कैन नेम इट, जो फसलें हमारे पास है, इंडस्ट्री हमारे पास मौजूद है, फिर भी हम कहते हैं हमारी सप्लाई चेन का मसला है। इसका मतलब है हमारी मैनेजमेंट का मसला है। देखिए, अब इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 2 से 3 हफ्तों की फ्यूल कवरेज मौजूद है, हाँ और जी, उसके जो 15 दिन कह अल्टरनेटिव्स रहे अगर हैं, आप उसको दें। जी 15 दिन कह रहे हैं जी कि फ्यूल जी के जी। हमारे पास तो स्टॉक होंगे। ऐसे ही है। तो जैसे ही सऊदी अरब के याम्बो पोर्ट, फुजैरा और अमेरिका और जो वेस्ट एशिया के भी सुना है कि इंतजामात किए जा रहे हैं, लेकिन फौरी तौर पर हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल इसलिए ज्यादा हसास है क्योंकि हम एक एनर्जी इंपोर्टिंग इकोनॉमी है। हमारी अभी आपने देखा होगा बरामदात तकरीबन 30 अरब डॉलर हैं, जबकि जो हमारे दरामदात का तकरीबन 70 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। तो अब पहले ही तकरीबन 40 अरब डॉलर के तजारती खसारे के साथ हम चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर तेल मजीद महंगा होता है तो ये हमें वही मिकदार खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर दरकार होंगे। तो इसका दबाव हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसके ऊपर होगा, फिर साथ ही महंगाई भी ज्यादा होगी। अब इसी तनाजुर में अगर आपने देखा होगा कि सऊदी अरब की जो 6.7 अरब डॉलर की जो डेफर्ड ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, ये भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। लेकिन हमें नाजरीन को ये भी बताना होगा कि ये कोई मुफ्त तेल नहीं होगा या इमदाद नहीं होगी, बल्कि ये एक कंसेशनल फाइनेंसिंग होगी। इसका फायदा ये होगा कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर तो सारे डॉलर नहीं अदा करने पड़ेंगे, लेकिन जो लिक्विडिटी प्रेशर है वो थोड़ा सा कम पड़ सकता है और थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस हमें मिल सकती है। तो इसका फायदा बस यही होगा कि पाकिस्तान को महंगे तेल की फौरी अदायगी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ज़र मुबादला के जो ज़खायर है उसके ऊपर एकदम दबाव नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन इससे हुकूमत को वक्ती तो सहूलत मिलती है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। अभी भी पिछले दिनों जब टेंशन बढ़ी तो फील्ड मार्शल ने और हमारी गवर्नमेंट ने डिप्लोमेसी के थ्रू थोड़े से जहाज निकाल लिए। लेकिन यह भी हकीकत है कि सिर्फ क्रेडिटर बदलने से मीशत मजबूत नहीं होती। मीशत उस वक्त मजबूत होती है जब हम खुद मुल्क के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा डॉलर कमाना शुरू करें। जैसे आपने बात की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, अब इस बुरान का एक और अहम पहलू हमारी सनत है। जब और जिस पर शायद कम बात होती है, जब तेल बढ़ता है, उसकी प्राइस बढ़ती है, डीजल के ऊपर उसका इंपैक्ट आता है, पूरी हमारी सीमेंट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो अब इसका सोल्यूशन अब मेरे ख्याल में ये है कि हुकूमत को इस वक्त 5 फौरी तरजीहात पर काम करना चाहिए। पहली ये कि रोजाना की बुनियाद पर जो भी फ्यूल स्टॉक और सप्लाई चेन आ रहा है उसकी एक तो कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की जाए। दूसरी, हमारी जो बरामदी सनद है उसको बिला तातुल जो है वो आपको तवानाई की फराहमी दी जाए, ताकि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो मुतासिर ना हो। और तीसरी इसमें सबसे अहम बात है कि जो सऊदी अरब समेत मुतबादिल फाइनेंसिंग और सप्लाई अरेंजमेंट को तेजी से हतमी शक्ल देना चाहिए। चौथी, और जो गैर जरूरी ये ईंधन के जो इस्तेमाल हैं उसमें एक तो कमी लानी चाहिए और टारगेटेड रिलीफ देना चाहिए, और उनको कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग उनकी होनी चाहिए। तो ये एक हमारे लिए एक वेकअप कॉल इसको समझना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को तेजी से एक ऐसी मईशत की तरफ लेके जाना है जो इंपोर्टेड एनर्जी पर कम और एक्सपोर्ट्स प्रोडक्टिविटी, और साथ ही साथ आप इसके एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर जो है हमें ज्यादा इन्हिसार जो है वो हम करें। तो मेरे नजदीक ये जो अपनाए हार्मोज का जितना मामला चल रहा है इसका बुरान, तो इसका जो तेल का बुरान नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की जो माशी है की मीशत है उसकी मजबूती का भी इम्तिहान है। तो अगर हमारी मीशत ने रिजिलियंस दिखानी है फ्यूचर में, तो आलमी झटके से हमें ज्यादा मुतासिर जरूर करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ले आए तो ये जो बुरान सर है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ये चलिए हम आपने इस बड़ा अच्छा एक ये यूज कर दी टर्म, मैं चाहूंगा इस पे आप लोगों से जरूर बात करूं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद जरा वापस आऊंगा। हम कुछ ऐसा है जो दुनिया को दे सकते हैं या दे भी रहे हैं। मैं बहुत सारे खुद बात करूं तो अभी एक आईटी की कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, बहुत से लड़के लड़कियों से मुलाकात हुई। और मेरे अपने घर में अगर हम देखें तो छोटे बहन भाई मेरे काम कर रहे हैं इसी इंडस्ट्री में, वो कंपनीज को लाखों करोड़ों का फ़ायदा दे रहे हैं। हमें ना जहाज़ चाहिए, ना शिप चाहिए, ना बड़ा स्टोरेज चाहिए जहाँ पे कोई चीज़ स्टोर करनी है, गोडाउन्स नहीं चाहिए। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है आईटी सॉफ्टवेयर को लेके
आप आसानी से इसमें अपनी जो ट्रेड है उसका वॉल्यूम शायद 5 अरब डॉलर तक भी ले जा सकते हैं। इसमें कैपेसिटी है। और मेरी खुद बहुत सारे जीनियस से बात हुई है, वो जो कर भी रहे हैं, वो कहते हैं कि हम कर सकते हैं, हम कर भी रहे हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए कर रहे हैं। अपने यहाँ पे कोई मौके ऐसे बन जाए तो हम उनके लिए भी करें। इस पर क्यों नहीं सोचा जा रहा है? काशिफ अहमद साहब, सर ये जो मैंने जिक्र किया, ना हमें जहाज़ चाहिए, ना शिप चाहिए, ना कोई बहुत बड़ा गोडाउन चाहिए, ना इसकी एक्सपायरी डेट है कोई, ना इसमें कोई बड़े हमें ब्रोकरेज हाउसेस चाहिए, फिर भी लड़के लड़कियां पाकिस्तान के करोड़ों रुपया बाहर की कंपनीज को कमा के दे रहे हैं जो पाकिस्तान से काम ले रही हैं, और उन्हें तनख्वाहें भी मेरली 3-4 लाख रुपया वो खुश हैं, उन्हें मिल रही हैं, बट शायद वो इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व कर। हम क्यों नहीं इस तरफ सोचते कि जो चीज़ कहीं पूरी दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है भेजने के लिए, हम इस पर काम क्यों नहीं कर रहे आईटी को लेकर? देखें, ये शायद हमारी बदकिस्मती है कि जब भी यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो हम उस पे ये सोचना शुरू कर देते हैं कि इस पे टैक्स कैसे लगाना है और हमने इससे इनकम जनरेट कैसे करनी है। सही बात। अब बात ये है कि जो हमारा आईटी का सेक्टर है उसको बहुत से इश्यूज हैं पेमेंट की, रेमिटेंस रिसीव करने के और इस मुल्क से बाहर भेजने के। मैं ऐसे बहुत से, बल्कि मैं ये कहना गलत ना होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं उन्होंने अपने एक एक ऑफिस मुल्क से बाहर रखा है, उनके अकाउंट्स मुल्क के बाहर हैं, उनकी पेमेंट्स, उनकी जो डॉलर रेमिटेंसेस आती हैं वो उन अकाउंट्स में आती हैं। इस मुल्क के अंदर ना वो पैसा ला सकते हैं ना वो पैसा ले जा सकते हैं। तो देखिए, जब आप ये कहते हैं और हुकूमत ये कहती है और मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है कि हमने $4 बिलियन की एक्सपोर्ट कर ली आईटी की, तो फिर सल्यूट टू दोज आईटी प्रोफेशनल्स जिन्होंने इन मुश्किलात के बावजूद $4 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कर ली हैं। ये वाकई में टैक्सेशन हम इतना जल्दी सोच लेते हैं किसी को कोई सहूलत और आसानी देने से पहले। मैं चाहूंगा डॉक्टर उस्मान अगर आप भी इस पे एक कमेंट करेंगे आईटी को लेके। देखिए, पाकिस्तान में अगर हम बरामदात बढ़ाने की बात करें तो ये हम 20 सालों से ये जुमला सुन रहे हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि बरामदात क्यों नहीं बढ़ रही, जबकि हर हुकूमत जो है वो एक्सपोर्ट इमरजेंसी की बात करती है, एक्सपोर्ट टारगेट्स का ऐलान करती है। लेकिन अगर आप गुज़िश्ता माली साल में देखें, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 30.1 अरब डॉलर के करीब रही थी। अब जो हमारा टारगेट था वो 35.3 अरब डॉलर था, यानी हम हदफ से 5.2 अरब डॉलर पीछे रह गए। दूसरी तरफ जो इंपोर्ट्स की बात करें अगर, तो वो तकरीबन 70 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी, और ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारा 40 अरब डॉलर के करीब था। तो ये मैं जो आपको फिगर्स बता रहा हूँ अरसलान भाई, ये सिर्फ जून की फिगर्स है। तो हमने तकरीबन एक महीने में, लास्ट मंथ में 2.2 अरब डॉलर की चीजें दुनिया को बेची और तकरीबन 6.8 अरब डॉलर की खरीद ली, यानी एक माह में हमने 4.5 अरब डॉलर का तिजारती खसारा किया। तो अब इसके लिए पाकिस्तान का असल मसला ट्रेड डेफिसिट नहीं, बल्कि जो ग्रोथ का गलत मॉडल है। हमारी जो इकोनॉमी है जैसे ही बेहतर होना शुरू होती है उधर से इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स की जो रफ्तार है वो उस तरह से नहीं बढ़ती। तो नतीजा ये होता है कि जो आपका ग्रोथ डॉलर्स पैदा करने की बजाय आपके जो डॉलर्स हैं वो कंज्यूम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए मेरे मुताबिक एक सादा सा पॉलिसी टेस्ट हुकूमत को रखना चाहिए। हर बड़े टैक्स कंसेशन में, हर बड़ी सब्सिडी में, हर बड़े प्रोजेक्ट में या कोई भी सरकारी आप इंसेंटिव्स दे रहे हैं, पहले 3 सवाल पूछें उनसे। क्या ये प्रोजेक्ट आपको डॉलर कमा के देगा? क्या ये प्रोजेक्ट आपको डॉलर बचा के देगा? क्या ये सिर्फ मजीद डॉलर खर्च करवाएगा? क्योंकि अगर आपने मंसूबे जो हैं वो एक्सटर्नल डेट से बना के और वो टैक्स, लेकिन जो उसका जो टैक्स रेवेन्यू है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है और जो उसका फ्यूचर एक्सपोर्ट्स हैं और जो फॉरेन एक्सचेंज कैश फ्लो है वो पैदा नहीं करता, तो वो हकीकत में वो डेवलपमेंट नहीं, वो बल्कि आपके लिए फ्यूचर में लाइबिलिटी बन जाता है। दूसरा, हमें जो इंपॉर्टेंट इसमें टेस्ट रखना चाहिए कि हम जब भी अमूमी तौर पर जब सब्सिडीज से देते हैं किसी भी सेक्टर को, तो उसको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स की तरफ जाना होगा। क्योंकि एक तरफ आपका प्लानिंग कमीशन कहते हैं कि इंसेंटिव्स को आप रेंट सीकिंग और प्रोटेक्शन से निकाल कर प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाएं, लेकिन हमने साथ ही देखा फिर हमने जनरल सब्सिडीज दे दी जिनमें आपकी 88 अरब रुपए के सस्ते लोन्स भी शामिल हैं। तो सवाल ये है
कि रियासत क्या एक्सपोर्टर को रियायत दे रही है या फिर उसके बदले में कितने डॉलर्स आ रहे हैं, कितनी नई मार्केट्स हमें हासिल हो रही हैं, हमें बहुत ये अच्छे। मैं पूछना चाहूंगा पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक मिनट, ये आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है। काशिफ अनवर साहब प्लीज इस पॉइंट पे आपका व्यू। बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि हम सब्सिडीज भी दे रहे हैं लेकिन क्या डॉलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैं वही आईटी इंडस्ट्री को रिलेट करता हूँ, एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ पा रही, असल वजह ये। देखें, जब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे तो मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि जो 3 सवाल उन्होंने किए हैं, अगर गवर्नमेंट ने वाकई उस पर कोई नजरसानी कर ली तो एक और मिनिस्ट्री आ जाएगी इन 3 सवालों के लिए। अब देखें, इशू यही है कि अगर हमारी एक और मिनिस्ट्री आ गई तो जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। देखिए, इशू फिर वही है। मैं टू कट शॉर्ट बात को हम ये करें कि हमें देखें, किसी से ये बात ढकी छुपी नहीं है। अगर हम ये कहते हैं हम ज़राई मुल्क हैं तो जनाब हम कॉटन को इंपोर्ट करते हैं, गंदम को इंपोर्ट करते हैं, चीनी को इंपोर्ट करते हैं। हमारी कोई टमाटर सर, अकाउंट टमाटर आलू भी मंगवा रहे हैं आप तो देखें, वो तो छोड़ ही देना। अब आलू टमाटर तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। देखें, दालें सब्जियां, ये चीजें हमारी इंपोर्ट हो रही हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, आपका फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है। देखें, मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं एक बात से इख्तलाफ भी करता हूं कि सर देखिए, जब आप मुल्क के अंदर मशीनरी मंगवाएंगे, आप एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, तो जरूर आपका इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा उस साल में। इंपोर्ट का बिल बढ़ना, क्रेडिट लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि उससे इंडस्ट्री लगे, उससे वैल्यू एडिशन हो, उससे इस मुल्क के अंदर अगर आप एक्सपोर्ट नहीं भी करते। और मैं तो एक बात का दाई हूं कि हम जो हमेशा सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाना प्रायोरिटी नंबर 1 है और हमारी इंपोर्ट को कम करना प्रायोरिटी नंबर 2 है। चेंज द प्रायोरिटी। इंपोर्ट को कम करना प्रायोरिटी नंबर 1 पे ले आए और एक्सपोर्ट को बढ़ाना प्रायोरिटी नंबर 2 पे कर लें। बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाय लोकलाइजेशन, जो फ्यूल आप बिजली बनाने के लिए यहां पर इंपोर्ट करते हैं, आप उसको अल्टरनेट की तरफ ले जाएं। लेकिन बात यह है कि हम ये कहते हैं कि हमने अपने आप को करेक्ट नहीं करना, हमारी पॉलिसीज वैसे ही रहेंगी। बात यह है कि हमने हर साल टैक्स के टारगेट्स को बढ़ा देना है, हमने टैक्स के नंबर ऑफ टैक्सेस को भी बढ़ा देना है, हमने रेट ऑफ टैक्सेस को भी बढ़ा देना है। तो फिर जब आप ये बढ़ाएंगे और जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं वो हम बहुत ज्यादा मुतासिर हैं इंग्लैंड से, अमेरिका से, लेकिन कनाडा हमारा से। तो सर फाइनेंशियल मॉडल ही वो नहीं है, हमारी तो इकोनॉमिक दिस मॉडल इज वो द है ही नहीं पॉइंट। है। लेकिन आप अच्छा मैं यहाँ ब्रेक, पर ये तो काशिफ देखिए अनवर कि साहब एक ग्राउंड छोटा सा ब्रेक रियलिटीज सर, क्या है। ब्रेक के बाद मैं जरा इस पे आपसे बात कर लेता हूँ। टैक्स रिफॉर्म्स करते तो हैं, अभी तो बजट में बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स छूट मिली है, तो क्या मिली है वो और क्यों मिली है? अभी ये फिक्स टैक्स की जो बात कर रहे थे छोटे ताजर के लिए, वो 20 करोड़ है, तो छोटा ताजर कहता है मैं तो कमाता ही नहीं हूँ 20 करोड़, तो उसको कैसे आसानी मिलेगी? काशिफ अनवर साहब, आप ही ने बात शुरू की थी, ये टैक्स रिफॉर्म्स पे हमेशा आपसे होती है, लेकिन अभी जो बजट में इन्होंने टैक्सेशन के हवाले से मुख्तलिफ रिफॉर्म्स किए हैं या कोई मुख्तलिफ मामलात किए हैं, तो आप उससे खुश नहीं हैं? वो तो कहते हैं बड़ी आसानी मिल गई है लोगों को, आई गवर्नमेंट एम कहती है। हैप्पी। जो ये जो खास तौर पे जो ट्रेडर्स के लिए स्कीम आई है, मैं जाती तौर पे इससे खुश हूँ। मेरी यही डिमांड थी जब मैं प्रेसिडेंट था कि हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है ना कि हमारी टैक्स बेस नहीं बढ़ रही। हमारे लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आते। वो लोग टैक्स नेट के अंदर इसलिए नहीं आते क्योंकि जो एग्जिस्टिंग टैक्स बेस है हम उनके साथ इतना मुश्किल और ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं कि जो टैक्स नेट के बाहर है वो आज भी कहते हैं कि हम टैक्स नेट के बाहर रहे तो अच्छा है। अब अगर हम इस फिक्स स्कीम की तरफ आ जाएं तो ये स्कीम क्या कहती है? ये स्कीम ये कहती है कि आप अपने आप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम तमाम ताजरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन्होंने आज तक अपने आप को नेट के अंदर रजिस्टर नहीं किया वो रजिस्टर करें। गवर्नमेंट इस स्कीम में ये कह रही है कि आप अपनी टर्नओवर पे 1% टैक्स दे दें। साथ में वो आपको ये भी सहूलत दे रही है कि जनाब कोई ऑफिसर आपकी दुकान पे नहीं चढ़ेगा। साथ में वो आपको ये भी एक सहूलत दे रही है कि जनाब आपको अपने आप को पीओएस के साथ सेल्स टैक्स में, यानी कि अगर मैं इसको आसान लफ्जों में कहूं कि आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं करना पड़ेगा अपने आप को, और जितना आपका टर्नओवर होगा आप उसका 1% टर्नओवर दें और आपका ऑडिट भी नहीं होगा। लेकिन बात यह है
कि जो हमारा इस वक्त इशू है, क्या ये पॉलिसी पिछले साल के लिए तो है, इस साल के लिए भी जब बजट आएगा तो उसमें पता चलेगा क्या ये जो इस वक्त आसान फॉर्म आया है, एक पेज का आया है, इसने रहना कितनी देर है। वी डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट अगर एक पॉलिसी लाई है तो उसको उसकी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी का क्या उसमें दारोमदार होगा। अगर यही गवर्नमेंट ये कहती है, देखिए इस वक्त 3 गवर्नमेंट ने जो इस वक्त पॉलिसीज हैं, जो टैक्स का स्ट्रक्चर है, एक नॉर्मल टैक्स रिजीम है, एक आप सेल्स टैक्स में ले आते हैं, एक आप उस ताजिर को ये सहूलत दे दें कि भाई तुम नेट के बाहर ना रहो, तुम नेट के अंदर आओ और तुम टैक्स जरूर दो। अब तुम शुरू तो करो अपने आप को डॉक्यूमेंट करना। लेकिन बात यह है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट जो होता है, वो तमाम एजेंसियां उसके पीछे लग जाती हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स पीछे लग जाते हैं, नोटिस उसको आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अभी काशिफ अनवर साहब ने टैक्स रिफॉर्म्स में बहुत सारे पॉइंटर्स गिनवा दिए हैं उन्होंने, और उन्होंने उसको प्रेज भी किया। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, फिक्स टैक्स आ रहा है, रिजीम है, 1% दे देंगे, जान छुट जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ताजिर को आना चाहिए। लेकिन उसके साथ उन्होंने 2-3 चीज़ें और गिनवाई कि टैक्स रिफॉर्म्स आसान अल्फाज में क्या करना है। डॉक्टर उस्मान। जी बिल्कुल, मैं आप टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ आता हूं, लेकिन पहले मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि जो अभी पहले डिस्कशन हो रही थी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो पाकिस्तान को इंपोर्ट्स रोकने की बजाय इंपोर्ट्स को प्रोडक्टिव बनाना होगा। मेरे ख्याल में तमाम इंपोर्ट्स जो होती हैं वो बुरी नहीं होती। अगर आप $1 मिलियन की मशीनरी मुस्तकबिल में अगर आपने उसको उस मशीनरी से $5 मिलियन की एक्सपोर्ट पैदा कर रही है वो मशीनरी, तो वो इंपोर्ट आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपके लिए मसला नहीं पैदा करेगी। मसला ऐसी इंपोर्ट्स पैदा करती हैं जो कंजम्पशन बढ़ाती हैं मगर वो फ्यूचर में अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाती। साथ ही साथ अगर आप देखें, एक्सपोर्ट सिर्फ एक्सचेंज रेट कमजोर करने से नहीं बढ़ती। हमारे मुल्क में ये बढ़ा है कि जी एक्सचेंज रेट को मैनेज कर लिया तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि जी रुपया तकरीबन 5% ओवर वैल्यूड है, और इसमें कुछ दलील हो सकती है, लेकिन कभी भी आपकी करेंसी डेप्रिसिएशन उसी टाइम आपको फायदा देगी जब आपका रॉ मटेरियल, जब आपकी लॉजिस्टिक्स और जो आपकी एनर्जी है और फाइनेंस कंपेटिटिव होगी। अगर एक्सपोर्टर का इंपोर्टेड इनपुट भी महंगा हो जाए, तो बिजली भी महंगी हो जाए, तो जो आपके टैक्स रिफंड भी रुका हुआ हो और लोन भी महंगा हो, तो कमजोर रुपया सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ाता है, उसमें एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस नहीं आती। जहां तक बात रही आपकी टैक्स के निजाम की, तो अभी जो इन्होंने कैशलेस इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाया है, साथ ही साथ उन्होंने टैक्स में कुछ रिफॉर्म्स लेके आए हैं, तो उम्मीद तो है कि आगे आने वाले वक्तों में कुछ हमें रेवेन्यू इकट्ठा होगा। लेकिन अभी भी जो हमारा प्रॉब्लम वही है कि टैक्स बेस को हम नहीं बढ़ा रहे, हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ हमारा रुझान कम है। जब पेट्रोल लेवी की बात करते हैं आप, उसमें भी आम आदमी के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है। आप हमारे जो सर पड़ोसी मैं थोड़ा मुल्क सा, है इंडिया में, अगर आप इजाजत दें डॉक्टर उस्मान, 80 रुपए पेट्रोलियम लेवी, 5 रुपए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, 16 रुपए कस्टम ड्यूटी और उसके अलावा भी दीगर चार्जेस, मजमुई तौर पे जो हुकूमती वसूली है ना सर 1 लीटर पेट्रोल पे, वो 101 रुपए है सर। अब बताएं। ऐसा ही है सर। तो इसके लिए आपको यही देखना है कि आपको अब आप अगर आप पड़ोसी मुल्क में देखें, तो उन्होंने जब हाँ, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का पिछले दिनों मसला हुआ, तो उन्होंने मैनेज किया, उन्होंने अपनी पेट्रोलियम लेवी कम की। लेकिन हमारे हमारे यहाँ पे एक ही अब वो टैक्स रेवेन्यू कम करने की बजाय वो क्या करते हैं कि जी हम ना पेट्रोल लेवी लगा देते हैं। आसान तरीका है ताकि रेवेन्यू जल्दी इकट्ठा हो जाए और आईएमएफ के टारगेट्स पूरे हो जाएं। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की तरफ जाएंगे तो फिर इसी तरह यही साइकिल दोबारा चलता रहेगा। तो हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और प्रिडिक्टेबल, जैसे बात की काशिफ साहब ने, बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक करूंगा कि हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी हो जो प्रिडिक्टेबल हो, ताकि एक्सपोर्टर को भी पता हो कि ये जो रिफॉर्म्स आए हैं ये अगले 5 से 10 साल तक यही रहेंगे, ताकि वो अपने बिजनेस को सस्टेन कर सके। अदरवाइज तो हम इसी चक्कर में बार बार फंसे रहेंगे और दोबारा से कल हम अगले साल भी यही बैठ के बातें कर रहे होंगे। तो अगर हम, और अभी एक और बड़ी अहम बात है कि हुकूमत के पास इतना टाइम नहीं है, ऑलरेडी 4-5 बजट पेश कर चुके हैं। तो जो अगला साल है ये तो फायर फाइटिंग का साल है। अगर इसमें इन्होंने सही बात है, अब भी यही कुछ नहीं चीज हुआ तो फिर अगली आने वाली हुकूमत कहेगी कि पिछली हुकूमत से कुछ नहीं हुआ था तो हम आपको फिर ऐसे करेंगे। काशिफ अनवर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद उस्मान राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों माहिर मैशत हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी प्रोडक्टिव गुफ्तगू हुई। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।